क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि का कारण क्या है? हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। हम बस अपने दैनिक जीवन के बारे में जाते हैं, या हम सोचते हैं कि हर चीज कितनी सुंदर है, जैसे कि बच्चे का जन्म। यह सत्र सभी के बारे में है, जो रचनाओं का कारण बन रहा है। हम विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं, और विशेष रूप से हम रैंडम इवोल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि रैंडम इवोल्यूशंस वो है जो इवोल्यूशंस है। हम बाद में यादृच्छिक की परिभाषा में आएंगे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि निर्माता एजेंटों के केवल 4 संभावित प्रकार हैं, और वे एलियंस, विकास, भगवान हैं, और अब वे क्वांटम उतार चढ़ाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ कुछ अन्य विषय हैं जो रचनाओं का कारण बन रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपको सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। क्या आप बेतरतीब ढंग से या जानबूझकर बनाए गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं शर्त लगाता हूं कि आपने कभी नहीं सोचा है, लेकिन ये चर्चा के लायक है, क्योंकि यदि आपने तरतीब ढंग से बनाए गए हैं तो आप शायद सोच रहे हैं कि इवोल्यूशन ने आपको बनाया है, या शायद क्वांटम उतार चढ़ाव। लेकिन अगर आप जानबूझकर बनाए गए हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि भगवान ने आपको बनाया है, या शायद एक एलियन। लेकिन ये काफी खिंचाव होगा। तो वैज्ञानिक इस बारे में क्या कह रहे हैं? आइए जानें पहले यादृच्छिक विकास का क्या अर्थ है। यादृच्छिक विकास, जैसा कि यह जीवित चीजों के निर्माण से संबंधित है, का अर्थ है कि आप बनाए जा सकते हैं या आप कभी नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और आपकी रचना किसी से या किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो सकती है। विज्ञान की दुनिया में रैंडम इवोल्यूशन निर्माण बहुत विशिष्ट है। अब हम विकासवाद की जैविक परिभाषा के बारे में बात करते हैं। विकास इस अर्थ में एक परिवर्तन का मतलब है कई पीढ़ियों से एक एकल प्रजाति की विरासत में मिली विशेषताओं का निर्माण नहीं। आप देखते हैं कि इवोल्यूशन प्रजातियों को बनाने के बारे में बात नहीं करता है, केवल प्रजातियों का विकास। विश्वविद्यालयों ने यह सिखाना बंद कर दिया है कि किस वजह से संपदा पीढ़ी का आरंभ हुआ, क्योंकि उनके पास जीवोत्पत्ति नामक किसी बात का कोई उत्तर नहीं है। जीवोत्पत्ति वह क्षण है जब साधारण परमाणु मानव कोशिकाओं के अंदर जीवित परमाणुओं में बदल जाते हैं, लेकिन यह केवल तब होता है जब कोशिकाओं को निर्देश नामक कुछ प्राप्त होता है। कोशिकाओं के अंदर निर्देश नाभिक में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब आप इस चार्ट पे देखेंगे जो वर्णन करता है कि जीवोत्पत्ति क्या है, कि बाईं ओर आप एक परमाणु देखेंगे और ये हीलियम परमाणु होता है, और हम ये जानते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन किसी तरह ये परमाणु एक साथ आते हैं और एक मानव कोशिका बनाते हैं। जैसा कि आप दाईं ओर देख सकते हैं, एक मानव कोशिका में कोशिका के अंदर 100 ट्रिलियन परमाणु होते हैं, और यदि आप नीचे देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक मानव शरीर में 36 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, जो हड्डियों, त्वचा, आपके सिर पर बाल और आपके शरीर के अंदर आंतरिक रूप से सभी प्रणालियों सहित शरीर के हर हिस्से में पाई जाती हैं। इसके अलावा कृपया दाईं ओर तीर से ध्यान दें कि यह केंद्र की ओर इशारा करता है, जो नाभिक है, लेकिन फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक बूमेरांग के आकार की चीज देख सकते हैं, और ये दोनों हैं जहां जानकारी आपके शरीर को यह बताते हुए संग्रहित की जाती है कि कैसे प्रदर्शन करना है। और एक साइड नोट के रूप में, जब नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं तो कोशिकाएं विशिष्ट होती हैं और शरीर के उस हिस्से में जाती हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, कुछ कोशिकाएं आपके दिल में जाने के लिए नियत होती हैं, कुछ आपके यकृत में, कुछ आपके गुर्दे में, और उन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं जो शरीर को बताते हैं कि कैसे प्रदर्शन करना है। यह बहुत बहुत जटिल है। प्रत्येक कोशिका 100% परमाणुओं से बनी होती है,
मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के निशान। लेकिन याद रखें कि शरीर 100% परमाणुओं से बना है, साथ ही निर्देश नामक उस चीज को न भूलें, जिसके बारे में हम बाकी प्रस्तुति में बड़े पैमाने पर बात करेंगे। बस आपको यह दिखाने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, ये कई अणुओं से बना है जो कई परमाणुओं को एक साथ रखा गया है, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जैसे अणु। और एक माइटोकॉन्ड्रिया में हजारों अलग अलग प्रोटीन होते हैं और प्रत्येक प्रोटीन में हजारों अमीनो एसिड होते हैं और प्रत्येक अमीनो एसिड में 30 कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। विकासवाद द्वारा सृष्टि हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, लेकिन इसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है जैसे कि यह एक सिद्ध तथ्य हो, और इसने पिछले 160 वर्षों से दुनिया भर में बहस का कारण बना है, जब से डार्विन ने विकासवाद के अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया है। लेकिन विकासवाद एक सिद्ध तथ्य है। क्या यह ध्वनि आप में से कुछ को चौंका देती है? आप देखते हैं, विकास एक सिद्ध तथ्य है, लेकिन लोग जो भूल जाते हैं वह यह है कि विकास सृजन के समान नहीं है। विकास एक प्रजाति का विकास है, सृजन एक स्पेसी की शुरुआत का निर्माण है। दो पूरी तरह से अलग चीजें। अब यहां एक दिलचस्प चार्ट है और ये 100 साल की अवधि में आयरिश 19 वर्षीय लोगों का होता है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं, लेकिन ये काफी अनूठा है। आप शीर्ष पंक्ति पर पुरुषों और नीचे रोल पर महिलाओं को देख सकते हैं, और 100 साल की अवधि में पुरुषों और महिलाओं दोनों ने भारी बदलाव किए, और यह शायद 4 पीढ़ियों के बारे में होगा। एक तरफ पुरुषों की लंबाई लगभग 5 इंच बढ़ गई, जबकि महिलाओं की ऊंचाई लगभग 1 इंच कम हो गई। तो जाहिर है कि लोग विकसित होते हैं और विकास सच है। तो कृपया विकास और सृजन के बीच के अंतर को समझें। वे अलग हैं, परंतु विकासवाद सृष्टि नहीं है। अब हम जीनोम नामक एक नई चीज के बारे में बात करते हैं। जीनोम पिछले 20 वर्षों में एक हालिया विकास है, और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि वैज्ञानिक मानव शरीर और अन्य जानवरों के गुणसूत्र डीएनए को मैप करने में सक्षम हैं। उनके जीन का मानचित्रण करते हैं, जो बताते हैं कि हम कैसे दिखते हैं और हमारे शरीर कैसे कार्य करते हैं। और आप देखेंगे कि यह जीनोम हमारे पिछले रिश्तेदारों से जानकारी लेता है। यह एक उदाहरण है कि हमारे माता पिता से जीनोम कैसे ले जाया जाता है। इस वंश चार्ट में यह 43 पीढ़ियों के सबसे पुराने ज्ञात माता पिता को दिखाता है। 4400 वर्षों से अधिक हमारे दादा दादी से निर्देश ले जाने के लिए वास्तव में महान महान दादा दादी आज हमारे लिए जी रहे हैं, और फिर हम उन्हें अपने बच्चों को दे देते हैं। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन यह केवल आधी कहानी है। यह जीनोम शुरू से ही अस्तित्व में था। दूसरे शब्दों में, हजारों साल पहले, शायद लाखों साल, इस बात पर निर्भर करता है कि आप मानते हैं कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। लेकिन परवाह किए बिना जीनोम को मानव प्रजाति की शुरुआत में जगह में होना था। अब यह आश्चर्यजनक है। प्रत्येक सेल के अंदर निर्देश वास्तव में एक अदृश्य तकनीकी मैनुअल होता है। हां, एक मैनुअल सूचनात्मक मापदंडों और परिचालन प्रणालियों का, जो विशेष और बहुत जटिल शरीर कार्यों का प्रबंधन करते हैं, जैसे रक्तचाप और ग्लूकोज चीनी विनियमन। रक्तचाप प्रणाली विनियमन के लिए बैरोडिसेप्टर कोशिकाएं नामक चीजें हैं, जो कैरोटिड धमनियों की दीवारों के अंदर हैं। वे गर्दन में पाए जाती हैं, और ये कोशिकाएं रक्तचाप में परिवर्तन का पता लगाती हैं, या तो ऊपर या नीचे, और इस जानकारी को मस्तिष्क को भेजती हैं। यह व्यवस्था है। फिर मस्तिष्क को प्रणाली शरीर को वापस संकेत भेजती है, हृदय गति को संशोधित करने और रक्तवाहिका की दीवारों को पतला करने के लिए, जो रक्तचाप को सामान्य स्तर पर रखती है, 20 से 80 मिलीमीटर प्रति Hg के बीच। यह वह जानकारी वाला हिस्सा है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। फिर
यह जानकारी कहाँ संग्रहित है? एक अन्य प्रणाली, ग्लूकोज स्तर प्रबंधन प्रणाली, ग्लूकोज के स्तर पर नजर रखती है, जो अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं का उपयोग करके रक्त प्रवाह में शर्करा का स्तर है, जो अग्न्याशय के माध्यम से बहने वाली धमनियों में चीनी के स्तर को मापता है। यह व्यवस्था है, और जब ग्लूकोज बहुत अधिक होता है तो अग्न्याशय शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन जारी करता है, और जब यह बहुत कम होता है तो यह ग्लूकागन जारी करता है। यकृत को चीनी के निम्न स्तर को बढ़ाने के लिए संग्रहीत ग्लूकोज को छोड़ने के लिए कहता है। प्रति डीएल 70 से 140 मिलीग्राम के बीच का स्तर रखता है। यह सूचना प्रणाली है। फिर यह जानकारी कहाँ संग्रहित है? किसी को पता नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्तिगत सेल के लिए सिस्टम और सूचना पैरामीटर कहाँ पाए जाते हैं, और वे प्रत्येक व्यक्तिगत सेल के लिए अलग अलग कैसे वितरित किए जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कैसे संचालित किया जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी गुणसूत्र जीन में संग्रहित नहीं है, और वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि यह कहाँ संग्रहित है। क्या उन्हें शरीर के बाहर संग्रहित किया जा सकता है? यह एक दिलचस्प विचार है जो अजीब लग सकता है। हालांकि आज वास्तविक वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। यदि हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक जानकारी को ऐसी जगह पर संग्रहित किया गया था जो आसानी से सुलभ था, तो बुरे अभिनेता हो सकते हैं जो इस जानकारी में हेरफेर करना चाहते हैं, जो मानव जाति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि यह जानकारी अच्छे हाथों में है। आइए अब गुण सूत्रों पर स्विच करें। सभी मानव शरीर निर्देश गुणसूत्रों और जीन में हर कोशिका के अंदर निहित होते हैं, जो प्रत्येक कोशिका को बताते हैं कि कैसे प्रदर्शन करना है। गुणसूत्र जोड़े की लंबाई और अंदर निहित निर्देश विशिष्ट से विशिष्ट में भिन्न होते हैं। मनुष्य के 23 जोड़े होते हैं, जबकि कुत्तों के 29 और मेंढकों के 13 जोड़े होते हैं। जाओ उस एक का पता लगाओ। गुणसूत्र जोड़े की एक बड़ी संख्या जरूरी नहीं कि एक उच्च जटिलता, प्रजाति या बुद्धि का संकेत देती है। यह वही है जो उस प्रजाति को चाहिए इस दुनिया में जीवित रहने के लिए। प्रत्येक मानव कोशिका में पाए जाने वाले अद्वितीय गुणसूत्रों के 23 जोड़े में से प्रत्येक से जुड़े 25,000 जीन निर्देश हैं। क्या तुम कल्पना कर सकती हो पहले डीएनए सेल निर्देश बेतरतीब ढंग से कैसे बनाए गए थे? क्या यह संभव है कि एक यादृच्छिक विकासवादी प्रक्रिया ऐसा कर सकती है? और यहाँ विचार करने के लिए एक और बात है। जैसा कि आप इस प्रस्तुति में बाद में देखेंगे, सूचनात्मक पैरामीटर कहीं संग्रहित हैं जो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को नहीं मिल सकते हैं। मुझे दोहराने दीजिए, ऐसे सूचनात्मक पैरामीटर हैं जो वैज्ञानिक नहीं ढूंढ सकते हैं। क्या वे शरीर के बाहर संग्रहित हैं? गुनगुनाना यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आज वैज्ञानिक उस सिद्धांत की खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के अंदर परमाणु संरचना का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है, लेकिन यह आसान हिस्सा प्रतीत होता है। यदि निर्देशों का स्थान पाया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि कोई उन्हें बदल सकता है? हम श्रेणियों को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे शरीर का तापमान, उच्च और चढ़ाव, रक्तचाप आदि। आशा है कि वे एक सुरक्षित स्थान पर संग्रहित हैं। गुणसूत्र ऐसा ही दिखाई देता है। यह जानकारी का 2 मीटर या 6 फुट लंबा स्ट्रिंग है, और यह आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर पूरी तरह से पैक हो जाता है। आपको इस पर उड़ा दिया जाना चाहिए। यदि आप दाईं ओर देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रिंग आपके पिता से आती है, जबकि दूसरी स्ट्रिंग आपकी मां से आती है। तो आप गर्भाधान के समय शुक्राणु और अंडे के माध्यम से अपने पूर्वजों के दोनों तरफ से जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत अद्भुत। एक जीन जोड़ी ऊंचाई के लिए है, एक बालों के रंग के लिए, एक आंखों के रंग के लिए, और इसी तरह वे आपके शरीर के हर हिस्से का वर्णन करते हैं। वाह, यह अद्भुत है। कैसा? यह कैसे संभव है? अब चलो जंपिंग जीन्स के बारे में बात करते हैं। एक आकर्षक वाक्यांश, अगर मैं खुद ऐसा कहूं, विकास कभी भी
अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं हुआ है जीन प्रजातियों में कूदने के लिए। हालांकि कुछ दिलचस्प उदाहरणों के लिए बने रहें। वैज्ञानिकों को कभी भी 2 अलग-अलग प्रजातियों में जंपिंग जीन्स का सबूत नहीं मिला है। हालांकि एक स्पेसीज सफेद और पीले मकई के भीतर जीन्स कूदने के सबूत ने एक नए प्रकार के मकई का उत्पादन किया है, जिसे आमतौर पर आड़ू और क्रीम कहा जाता है। लेकिन यह एक ही नमूने के भीतर है, लेकिन एक प्रजाति के भीतर जीन बदलते हैं और इसे विकास कहा जाता है, जो अस्तित्व और प्रजनन लाभ के लिए मजबूत जीन का उत्पादन करता है। विकासवाद अभी भी एक सिद्धांत है और इसका सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल सिखा रहे हैं कि विकासवाद का अर्थ सृष्टि के समान है। ऐसा नहीं है। फिलिप जॉनसन, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में कानून के प्रोफेसर, ने बुद्धिमान डिजाइन शब्द की उत्पत्ति की और तर्क दिया कि वैज्ञानिकों ने विकासवाद के सिद्धांत को एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया, इससे पहले कि इसे कठोरता से परीक्षण किया गया था। धर्मों ने तब अपने आकर्षक वाक्यांश का इस्तेमाल किया ताकि वे पब्लिक स्कूलों में बुद्धिमान डिजाइन सिखा सकें, लेकिन वे अदालत में हार गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तर्क सुना केवल सर्जन के बुद्धिमान डिजाइन पहलू पर, और उन्होंने कभी भी यह फैसला नहीं किया कि इवोल्यूशन को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कर डॉलर का उपयोग करके बुद्धिमान डिजाइन के शिक्षण पर रोक लगा दी पब्लिक स्कूलों में बुद्धिमान डिजाइन सिखा सके, लेकिन वे अदालत में हार गए। इसलिए इंटेलिजेंट डिजाइन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा धामक के रूप में शासित किया गया था। अदालत ने कभी फैसला नहीं सुनाया कि विकास एक सिद्ध तथ्य था और विकास के प्रमाण को कभी सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। जब पब्लिक स्कूलों ने बुद्धिमान डिजाइन सिखाने की कोशिश की तो कॉलेज विज्ञान के प्रोफेसरों ने स्कूल बोर्डों को चुनौती दी और वे जीत गए। भले ही हाई स्कूल के शिक्षकों ने धर्म या यहाँ तक कि सृजन के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वे केवल सृजन में किसी प्रकार की बुद्धिमान डिजाइन भागीदारी की आवश्यकता के बारे में बात करने में सक्षम होना चाहते थे। लेकिन वे हार गए और अब केवल इस बारे में बात कर सकते हैं कि कोई योजना कैसे नहीं थी, कोई बुद्धिमान डिजाइन नहीं, निर्माण में केवल यादृच्छिक डिजाइन भागीदारी। वाह वाह! क्या स्कूल बोर्डों और मानव जाति को शिक्षित करने में 160 साल लगेंगे कि विकास सृष्टि के समान नहीं है? आज की विकासवाद कक्षाएं अब प्रत्येक प्रजाति की शुरुआत या निर्माण के बारे में नहीं सिखाती हैं। इसके बजाय वे सिखाते हैं कि विकास में यादृच्छिकता और प्राकृतिक चयन, अनुकूलनशीलता शामिल है और यह कि विकास हमेशा बेहतर अस्तित्व में परिणाम नहीं देता है। वे सिखाते हैं कि विकास परिवर्तन धीरे धीरे या जल्दी से हो सकते हैं। वे सिखाते हैं कि मानव व्यवहार और ड्रग्स विकास को बदल सकते हैं, और वे सिखाते हैं कि प्राकृतिक चयन भविष्य की जरूरतों को समझ नहीं सकता है। यूरोपीय लोगों ने दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में विकास निर्माण के डार्विन के सिद्धांत को अपनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से अधिकांश देशों का मानना है कि हम एक अलग प्रजाति से विकसित हुए हैं, भले ही यह कभी साबित नहीं हुआ हो। तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका अपवादों में से एक हैं। विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, पिछले 300 मिलियन वर्षों में कोई नई प्रजाति नहीं बनाई गई है। उनसे एक छात्र ने पूछा, क्या आनुवंशिक उत्परिवर्तन या विकासवादी प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने जीनोम में जानकारी बदल दी? दूसरे शब्दों में, क्या इस बात का प्रमाण है कि एक प्रजाति ने दूसरी प्रजाति बनाई, जिसे जैसा कि मैंने पहले कहा था जंपिंग जीन्स कहा जाता है? उसका उत्तर बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि आम आदमी द्वारा इवोल्यूशन क्या है? इस बारे में एक लोकप्रिय गलतफहमी है जो कहती है कि मछली सरीसृप में बदल गई वगैरह। वास्तव में क्या हुआ? आज की सभी प्रजातियां 300 मिलियन साल पहले पूर्वजों के वंशज हैं। यदि वहां विकास कदम थे कि जगह ले ली, यह भी ट्रैक करने के लिए बहुत पहले है
इसलिए आज स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वह सच नहीं है। सैद्धांतिक जीवाश्म विज्ञानी ग्रैंड कैन्यन की ओर इशारा करते हैं। जीवित पौधों और जानवरों के लिए पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रैंड कैन्यन पृथ्वी के 4 सालम 5 अरब साल पुराने इतिहास के सबसे हाल के 2 अरब वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। घाटी के शीर्ष के पास कहीं 300 मिलियन के निशान पर वैज्ञानिकों ने हमारे लगभग सभी जीवित जानवरों और पौधों के जीवाश्म रिकॉर्ड पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उस समय का बिंदु होना चाहिए जब जीवित प्रजातियों का निर्माण शुरू हुआ, और यह सभी पौधों और जानवरों के लिए होगा। उस समय 52 मिलियन प्रजातियां बनाई गई थीं। आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, घाटी के तल पर 2 बिलियन इतिहास स्तर और शीर्ष के पास आप एक अंधेरे स्तर देख सकते हैं जो 300 मिलियन वर्ष के इतिहास स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। सभी जीवाश्म रिकॉर्ड पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 300 मिलियन वर्ष पहले बनाई गई सभी प्रजातियों में से 99% आज विलुप्त हो चुकी हैं। अलग अलग प्रजातियों के विकास में लापता अंतराल है। फिर भी जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि प्रजातियां विकसित हुईं और यहां तक कि अन्य प्रजातियां भी बनाई गईं। अन्य वैज्ञानिक संदेह के साथ इन अंतरालों को देखते हुए कहते हैं कि प्रजातियों के निरंतर विकास को दिखाने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। प्रजातियों के अन्य प्रजातियों में विकसित होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन घोड़ों, व्हेल, मछली, पक्षियों और मनुष्यों के अपनी प्रजातियों के अधिक उन्नत संस्करणों में निरंतर जीवाश्म विकास के प्रमाण हैं। तो क्या शुरुआत हुई यादृच्छिक विकास निर्माण की शून्य से बाहर? विकास बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। कुछ वैज्ञानिक यह सिद्ध करते हैं कि प्रोटोजोआ से शुरू होकर सभी जीवित प्रजातियां लाखों वर्षों में यादृच्छिक उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन से विकसित हुईं। अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के 300 मिलियन वर्ष के इतिहास में सभी दर्ज की गई 5 मिलियन प्रजातियों को बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। यहां एक प्रोटीन अणु का एक उदाहरण दिया गया है। देखो यह कितना जटिल है, और याद रखें प्रोटीन अणु प्रत्येक प्रजाति के लिए अलग होते हैं और यह एक मानव बनाने के लिए 100,000 से अधिक अलग अलग अणुओं को लेता है। यदि यह केवल एक प्रोटीन अणु बनाने के लिए 1000 यादृच्छिक विकास कदम उठाता है, तो यह सभी प्रजातियों के लिए सभी प्रोटीन अणुओं को विकसित करने के लिए एक अथाह कदम उठाएगा। पृथ्वी के अस्तित्व के 300 मिलियन उपलब्ध वर्षों में मनुष्यों को बेतरतीब ढंग से विकसित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। यह सचमुच खरबों और खरबों कदम उठाएगा। चरणों के बीच कोई विफलता नहीं होगी। बस प्रोटीन अणुओं को बेतरतीब ढंग से विकसित करने के लिए सभी प्रजातियों के लिए सभी प्रोटीन अणुओं का निर्माण ब्रह्मांड के अस्तित्व की तुलना में कहीं अधिक समय लगेगा। पब्लिक स्कूलों में इवोल्यूशन सिखाने की कोशिश करने के 60 वर्षों के बाद सभी शिक्षकों में से 60% अभी भी यह नहीं समझा सकते हैं कि कुछ भी नहीं से निर्माण कैसे हुआ। अनिवार्य पुनर्प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक ये नहीं बता सकते कि एक एकल प्रोटीन अणु कैसे विकसित हुआ, या यहां तक कि सबसे सरल एक कोशिका प्रोटोजोआ का विकासवादी पथ। अतः हमने जो कुछ शामिल किया है उसका निष्कर्ष इस प्रकार है। विकास सृष्टि के समान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन दुर्भाग्य से
यह लोगों को भ्रमित करता है और इस बात का कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है कि विकास प्रजातियों का निर्माण कर सकता है। 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 राज्य पब्लिक स्कूल विज्ञान कक्षाओं में विकास सिखाते हैं, लेकिन इन स्कूलों को गैर विज्ञान दर्शन या धर्म कक्षाओं में वैकल्पिक रूप से बुद्धिमान डिजाइन और सृजनवाद को पढ़ाने की अनुमति है। 2007 तक 15% से कम करते हैं। कई राज्य ऐसे कानून पारित कर रहे हैं जो गैर विज्ञान कक्षाओं में बुद्धिमान डिजाइन के शिक्षण की अनुमति देते हैं, केवल अपने स्वयं के सर्वोच्च न्यायालयों को अपने कानूनों को पलटने के लिए। क्या वैज्ञानिक कभी साबित करेंगे कि विकास श्रृंखला की शुरुआत कैसे की जाए? आप तय करें